आज ही विमलेश ने एक बंगला खरीदा। माँ बेटी और पत्नी को लेकर शिफ्ट होना है। पंडित जी को बुलाया गृह प्रवेश की पूजा के लिए, लेकिन अचानक पंडित जी की तबीयत खराब हो जाती है। विमलेश माँ, अब क्या किया जाए? पंडित जी तो पूजा करने आए नहीं, तो घर के अंदर कैसे चले जाएंगे? वैसे ये शुभ अशुभ भूत पिशाच मैं नहीं मानता, लेकिन आपकी जिद की वजह से ये सब कर रहा हूँ। आप ही बताइए क्या जाए, कैसे गृह प्रवेश कराया जाएगा? माँ ऐसा करो बेटा, गायत्री मंत्र पढ़कर एक नारियल फोड़ दो फौरी तौर पर। अभी घर के अंदर चलते हैं, फिर किसी दूसरे दिन किसी और पंडित को बुलाकर घर प्रवेश करा लेंगे। धानी, हाँ विमलेश माँ ठीक कह रही हो सकता है। विमलेश की पत्नी कहती है, अभी के लिए इतना ही असंभव है। जैसे आप लोगों को ठीक लगे वैसे भी आप लोग सास बहू की ही चलती है, मेरी कौन सुनता है? विमलेश गायत्री मंत्र पढ़ के जैसे ही नारियल के दार से ऊपर लटकता है, नारियल टिकर के गेहूं से दूर जाकर सड़क पर गिर जाता है, पर टूटता नहीं। निवी जो विमलेश को बेटी ही दौड़ के जाती है नारियल को उठाकर लाने के लिए। तब तक सामने में आ रही गाड़ी के नीचे नारियल आ जाता है और नारियल वही सड़क पर ही टूट जाता है। यह सब देखकर विमलेश की माँ कहती है, बेटा यह तो बहुत अशुभ संकेत है। जो नारियल दरवाजे पर टूटना चाहिए वह सड़क पर ही जाकर गिर के टूट गया है। विमलेश माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? नारियल के टूटने या न टूटने से अशुभ शुभ थोड़ी होता है। अरे इंसान जहाँ रहता है वहाँ जगह पावन हो जाती है। हम भी किस जमाने में जी रहे हैं? दिन में इतने सारे अशुभ संकेत आ गए हैं, साथ ही मुझे घर कुछ ठीक नहीं लग रहा। विमलेश क्या कह रही हो माँ? निवी एक छोटी सी बच्ची है, दौड़ आई है, आप उसे टकरा गई, इसलिए भगवान की तस्वीर गिरकर टूट गई है। इसमें शुभ अशुभ जैसा कुछ भी नहीं है। धानी, नहीं विमलेश, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। माँ की बातें मुझे ठीक लग रही है। विमलेश, अब ये बताओ, अचानक हम अभी कहाँ जाकर रहेंगे? अब जो भी हो इस घर में ही रहना होगा। जल्दी ही पंडित जी ठीक हो जाएंगे तो उन्हें बुलाकर हम पूजा पाठ करवा लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए माँ, अब झूठ मूठ की परेशान हो रही है, मुझे ऑफिस भी जाना है। और अभी सभी घर के अंदर आ जाते हैं, साथ में लाया हुआ नाश्ता सब बैठकर खाते हैं। उसके बाद विमलेश ने के लिए तैयार होकर निकल जाता है। लगभग 2 महीने विमलेश का ट्रांसफर शिमला में हो गया। ऑफिस के काम से बहुत बिजी रहने की वजह से वह एक किराए के मकान में भी लेना पड़ रहा था। एक दिन ब्रोकर ने कहा कि साहब, जैसा घर आपको चाहिए किराए पे तो नहीं मिल रहा, वहाँ खरीदना चाहते हो तो एक बंगला बिकाऊ है, चल के देख लीजिए, अच्छा लगे तो खरीद लीजिएगा। विमलेश सोचता है कि चल के बंगला देख ही लिया जाए, शायद पसंद आ ही जाए, देखने में क्या हर्ज है। अब आगे जब विमलेश बंगला देखता है तो उसे पसंद आ जाता है। विमलेश ब्रोकर से कहता है कि बंगले के ओनर से बात करो, अगर बात बन जाती है तो मैं ये बंगला खरीद कर लूंगा। ब्रोकर ओनर से बात कर विमलेश की सारी डिटेल्स दे देता है। विमलेश को बंगला तो पसंद ही था, बजट भी था, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जो पैसे बैंक में पहले से जुड़े थे, जो कम पड़ रहे थे, वो कंपनी के लिए एल से निकाल कर ये बंगला खरीद लेता है। बंगले की असली ओनर वैसे निशा 3-4 साल पहले ही कहीं चली गई थी, उनका दिमाग संतुलन कुछ ठीक नहीं रहता था। विमलेश की पूरी फैमिली आकर यहाँ शिफ्ट होने वाली है, यह जानकर ब्रोकर ने कुछ मजदूरों को लगातार बंगलों की साफ सफाई करवा उसकी माँ, पत्नी और बेटी रहने के लिए आ गए देती, जिसे विमलेश आज बहुत ऑफिस पहुंचा तो आज बहुत दूर हो चुकी थी। सीधा बॉस के केबिन में चला जाता और कहता, सॉरी सर, आज आने में थोड़ी देर हो गई। विमलेश, आज ही मैंने अपनी फैमिली वालों को अपने शहर में बुलाकर यहाँ एक बंगलो में शिफ्ट किया है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बॉस, देखो विमलेश, तुम जानते हो मुझे कि मैं टाइम का कितना पाबंद हूँ, और वही पंचुअलिटी अपने एम्प्लॉयर में भी जानना चाहता हूँ। विमलेश, यह सर आगे से ध्यान रखूंगा, कहकर अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। धानी संकेत का सामान सेट करने में लगी है। माँ भी अपने कान्हा जी के बाकी देवताओं की तस्वीर मंदिर में लगाने की तैयारी में लगी है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तस्वीरों को किस तरीके से लगाएं, इसलिए सारी तस्वीरों को इकट्ठा करके रख देती है और धानी से कहती है, धानी बेटा, जब विमलेश आएगा तो मंदिर की सारी तस्वीर सेट करवा लेना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धानी जी, माँ आप टेंशन मत लीजिए, विमलेश आएंगे तो मैं सब सेट करवा लूंगी, आप तब तक आराम कर लीजिए, थक गई होंगी। विमलेश की माँ अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। जैसे एक झपकी आती है, ऐसा लगता है कोई उसका पैर पकड़कर खींच रहा है, बिस्तर से नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। माँ जी अचानक से उठकर बैठ जाती है, आसपास देखती है तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो सोचती शायद ये मेरा वहम है। भला इस भरी दोपहर में कौन आ जा सकता है? चलो धानी से पूछ लेती हूँ, शायद उसे कोई काम आ रहा हो तो उसने मेरा पैर पकड़कर खींचा हो।
वो तो अक्सर ऐसा काम करती रहती है हमारे प्यार में। माँ धानी, धानी बेटा अभी तो मेरे कमरे में आई थी क्या? धानी नहीं तो माँ मैं कब से अपने कामों में उलझी पड़ी हूँ, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कैसे सेट करूँ, क्या कुछ हुआ है क्या? माँ बताओगी तो डर जाएगी। नहीं कुछ, बस नहीं ऐसे ही पूछ बैठी। मुझे लगा शायद तू मेरे कमरे में आई थी। चलो अब मैं भी उठ गई हूँ तो सोच रही हूँ क्यों ना मंदिर को सेट कर लूँ। रानी ठीक है माँ, मैं तब तक दूसरे काम निपटा ले रही हूँ, आप धीरे धीरे सेट कीजिए, तब तक विमलेश भी आ जाएंगे, आपकी मदद करेंगे। फिर दोनों अपने अपने कामों में लग जाती हैं। शाम हो गई तो धानी सोचती है जाके मार्केट में सब्जी और कुछ जरूरत का सामान ले आऊं, और फिर माँ को बताकर मार्केट के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसका पास में ही रहने वाले पड़ोसी मिस्टर जोशी मिल जाते हैं। जोशी आप इस कॉलोनी में नहीं हैं क्या? धानी हाँ, हम वो खाली वाले बंगले में आज ही शिफ्ट हुए हैं, मिस्टर जोशी शायद रेंट पर लिया है। धानी नहीं, खरीद लिया है। फिर मिस्टर जोशी कुछ नहीं बोलते और आगे निकल जाते हैं। धानी सोचती है इनको ऐसा क्या जलन हो गई कि आगे कुछ बोल ही नहीं सर। चलो मुझे क्या है, जब बोलना होगा खुद ही बोलेंगे। और मार्केट का सामान लेकर घर चली जाती है। घर आती है तो विमलेश भी घर आ चुका है। उसे चाय नाश्ता देती है और कहती है कि आप माँ के साथ मिलकर घर का मंदिर सेट कर दीजिए। विमलेश नाश्ता करके माँ के साथ मंदिर सेट करने लगता है, पर दीवार में अब भी कील ठोकने को कोशिश करता है। कील अंदर नहीं घुसती है। थक हार कर कील को नीचे रख देता है और कहता है माँ कल मैं नई ड्रिंक मशीन खरीद के लेके आऊंगा तो दीवार में छेद कर दूंगा। माँ अरे नहीं, लाने की क्या जरूरत है, तुम अभी जाए किराए पर लेकर आ जा। पूजा कैसे करूंगी? ठीक है माँ, आप इंतजार कर कीजिए, मैं बाजार जाकर अभी ड्रिंक मशीन लेकर आता हूँ, या फिर मिले तो किसी आदमी को लेकर आता हूँ, वह दीवार से छेद कर देगा। इतना कहकर विमलेश मार्केट की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर एक आदमी के साथ लेकर आता है। वो कहता है दीवार पर फोटो लगानी है भगवान की, तो ड्रिल मशीन के छेद करके कीले जड़ दो। आदमी जैसी दीवार में छेद करने लगता है, दीवार के अंदर से खून निकलने लगता है। आदमी डर जाता है, चिल्लाने लगता है साहब यह देखिए दीवार में खून निकल रहा है, मैं इस दीवार को छेद नहीं करूंगा, और डर के घर से भाग जाता है। विमलेश को बड़ा आश्चर्य होता है कि भला दीवार के अंदर खून कैसे निकलने लगा, ऐसा क्या है दीवार के अंदर। अब तो विमलेश को भी माँ से डर जाती है और कहती है विमलेश तू तुरंत जा और पंडित जी को लेकर आ, मैं यहाँ घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे इस घर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों पहले से ऐसा आभास हो रहा था कि ये घर ठीक नहीं है, पर तेरी जिद की वजह से मुझे अंदर आना जाना पड़ा। पर अब बिना पंडित जी को दिखाए मैं बहू इस घर में नहीं रहेंगे। माँ के कहने पर दूसरे दिन सुबह ही विमलेश पंडित जी को बुला लाता है। पंडित जी घर में ध्यान लगाकर गंगा जल छिड़कते हैं तो घर में एक दृश्य आत्मा के होने का एहसास होता है। फिर से ध्यान लगाते हैं तो पता चलता है कि कोई आत्मा है जो बहुत दुखी है और कुछ कहना चाहते हैं। पंडित जी कहते हैं पहले आस पास के लोगों से पता करिए कौन यहाँ कौन रहता था और कहाँ गया। पंडित जी की बातें सुनकर धानी को मिस्टर जोशी याद आ जाते हैं। वो विमलेश को मिस्टर जोशी से हुई मुलाकात के बारे में बताती है, कहती है कि शायद उन्हें इस बारे में पता हो तो कल सुबह ही पंडित जी को लेकर उनसे मिलने चले जाते। रात में जैसी डर की कर ही गुजरती है, सुबह विमलेश पंडित जी को भी फोन करके बुला लेता है। विमलेश धानी और पंडित जी को तीनों मिस्टर जोशी के घर पहुंचते हैं। धानी डोर बेल बजाती है तो मिसेस जोशी आकर दरवाजा खोलती है। मिसेस जोशी जी कहिए किससे मिलना है आप लोगों को? धानी वो मिस्टर जोशी मिसेस जोशी से आइए अंदर आ जाइए, जोशी जी अभी पूजा कर रहे हैं, अभी मैं उन्हें बुला लेती हूँ। विमलेश की कोई बात नहीं, आराम से पूजा कर लीजिए, हम तब तक बैठते हैं। मैं मिसेस जोशी अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में मिस्टर जोशी अपनी पूजा खत्म करके बाहर आते हैं। वह धानी को देखते हैं तो कहते हैं मैं जानता था आप जल्दी मुझसे मिलने जरूर आएंगी। वो कैसे मिस्टर जोशी? उस बंगले में आने वाला इंसान बड़ी मुश्किल की रात गुजार पाता है। इसे शहर में लोग भूत बंगला कहते हैं, तो तभी ऐसी लोकेशन पर होते हुए आप भी इतने सस्ते में मिल गया, आपको कुछ अजीब नहीं लगा? विमलेश नहीं तो मैं अभी अभी दूसरे शहर से आया हूँ, मुझे इस बंगले के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मुझे रहने के लिए घर की जरूरत थी, इसलिए मैंने इस बंगले को खरीदने के लिए मुझे नहीं पता था कि यह कोई भूत बंगला है, पर कोई इसको भूत बंगला कहते को आपको या बाहर दिनों में रहते हैं, आपको तो सब कुछ पता होगा। मिस्टर जोशी कुछ ज्यादा है तो समझे भी नहीं पता, पर इतना पता है कि जो इस बंगले की मालकिन थी रिद्धि रीमा बहुत ही प्यारी लड़की थी, पर अपने पापा के बगावत करके उसने एक लड़की से शादी कर ली। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कुछ दिनों बाद ही रिधिमा बीमार हो रही ने ऐसे लगता था कि उसे कोई नशीली दवा दे दी जा रही। वह अक्सर पागलों जैसा बर्ताव करती रहती थी। हर कोई देखकर उसे हैरान था कि इतनी सुशील अचानक लड़की अचानक से पागलपन के दौरे क्यों पड़ रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद ही वह शहर में गायब हो गई और इस बंगले में भी फिर कभी लौट के नहीं आई।
कुछ दिनों बाद उसका पति आया और साथ ही एक दूसरी औरत भी। उन लोगों ने बंगले को बेचने की तलाश शुरू कर दी। कई लोगों ने इस बंगले को खरीदने की कोशिश की और खरीद भी लिया, लेकिन कोई एक दो रात के ज्यादा इस बंगले में नहीं रह पाया। धीरे धीरे लोगों ने इस बंगले को भूत बंगला कहना शुरू कर दिया। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, पर तब से लोग इस बंगले की तरफ जाना भी नहीं चाहते। मैडम को मैंने देखा इस बंगले से निकलते हुए। मैं मुझे पूछ लिया, मुझे लगा शायद आप लोग रेंट पर रहने के लिए आए हैं, लेकिन पता चला कि नहीं, आपने तो बंगला खरीद लिया है। मैं आप लोगों को खैरियत की ईश्वर से दुआ करने लगा। बाद में पता चला कि आपने तो ये बंगला रेंट पर नहीं लिया बल्कि खरीद लिया। इसलिए मैं चुप हो गया और रात भर ईश्वर से दुआ करता रहा आप लोगों की खैरियत के लिए। जी कहते हैं चलो हम एक ही पूजा करनी है जिसमें आत्मा को बुलाया जाता है और उसे खुद ही पूछा जाए कि उसके साथ क्या हुआ है और वही क्यों कर रही है। विमलेश, इससे कोई खतरा तो नहीं होगा? पंडित जी नहीं। अगर आत्मा अच्छी होगी तो वापस चली जाएगी, अगर बुरी होगी तो फिर कभी वापस नहीं जाना चाहेगी, और तब वो जब तक धरती पर रहना चाहोगे रहेगी। मिस्टर जोशी पंडित जी को वैसे ही करने से डरते रहे। अब क्या इस पूजा से कोई हल निकलता है तो हम पूजा को जरूर करना चाहेंगे। हम तो यहाँ कहेंगे कि आप पूजा कीजिए, पता चले कि आत्मा हमसे चाहती क्या है। वैसे भी अब आसपास के लोग शाम होते अपने घरों में दुबक जाते हैं और डरे डरे फिरते। इस तरह से डर डर के जीने से अच्छा है कि हम सब डरकर उसका सामना करें। आकर आत्मा बैठ जाती तभी ये देखकर आश्चर्य होकर जाते हैं, और वो कोई भी नहीं बल्कि इस बंगले की मालकिन रिधिमा है, जिसे अब तक लोग गायब हुआ समझते रहे। वो इस बंगले में भूत बनकर रहती है और सबको परेशान करती है। पंडित जी पूछते हैं, तुम इस बंगले में आत्मा बनकर क्यों रह रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस क्यों सबसे परेशान करती रहती है? आत्मा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैंने किसी को परेशान नहीं किया। वाकिया मैं उस इंसान को ढूंढ रही हूँ जिसने मेरी हत्या की है। जब तक मैं उसे मिल नहीं जाता मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। पंडित जी बता दो हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? अम्मा, मेरी पापा जी को बुला को किसी और भी हाल में कुछ भी बहाना करके, शायद उन्हें पता है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है। पंडित जी ठीक है, तुम शांत रहो, साथ हो जाओ और हम कुछ भी करके तुम्हारे पति को बुलाए जाएंगे और तुम्हें भी बुलाया आमना सामना कराएंगे। बहाना करके पागल, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? आम हो जाती है और वहां से चली जाती है। पंडित जी विमले से कहते हैं, कबाड़ी के कागज में कुम गड़बड़ी बताकर तुम अम्मा के पति को बुलाओ, आत्मा के पति को बुलाओ। उसी से पता करके उसे अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? और उसकी पत्नी अगर मर चुकी है तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं? पंडित जी कहते हैं, विमले से आप घर के अंदर आनंद को बुलाए, पता नहीं उसे पोता भी है कि नहीं कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। विमलेश रात को ही आनंद को फोन लगाता कहता है कि घर के पेपर में कुछ गड़बड़ी है तो आप कल ही आकर ठीक करवा दीजिए। आनंद पूछता है कि आप कहाँ मिलेंगे? विमलेश कहता है कि मैं घर में ही रहूंगा, तुम वही घर पर आ जाना। सुबह उठकर पंडित जी जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। थोड़ी देर में आनंद भी वहीं पर आ जाता है। विमलेश को फोन लगातार कहता है, आप कहाँ हैं? विमलेश कहता है, मैं बंगले पर ही हूँ, अंदर आ जाइए। आनंद अंदर आता है तो विमलेश उसे सीधा पूजा जहाँ बैठी है वहीं पर ले जाता है। आनंद वहाँ इतने सारे लोगों को बैठे देखता है तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर पंडित जी कहते हैं, बैठ जाइए आप यहाँ पर, यहाँ से हिलने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। आप जानते हैं कि आपकी पत्नी मर चुकी है? आनंद कहता है, हाँ मुझे पता है कि रिधिमा मर चुकी है, इसलिए मैंने इस बंगलों को बेच दिया है। जो इशारा करते हैं तो विमलेश अंदर के पास ही बैठने के साथ पर बैठता है। तभी पंडित जी आह्वान करते हैं तो रिधिमा का साया भी आकर सामने बैठ जाता है। रिधिमा के साये को देखकर आनंद भागने की कोशिश करता है तो पंडित जी उसके ऊपर अभिमंत्रण जल छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से वह सम्मोहन की स्थिति में आ जाता है। काफी पूजा में वेदी पर बने स्थान पर बैठ जाता है। पंडित जी रिधिमा की आत्मा से कहते हैं, अब तुम जो भी पूछना चाहती हो अपने पति से पूछ सकती हो। रिधिमा पूछती है, आनंद क्या आपको पता है कि मैं मर चुकी हूँ? आनंद, हाँ मुझे पता है कि तुम मर चुकी हो। रिधिमा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मर चुकी हूँ? आनंद, इसलिए कि जिन लोगों ने तुम्हें मारा है उन्हें मैं ही भेजा था। तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैं तो तुमसे प्रॉपर्टी के लिए तुमसे शादी की थी, पर तुम अपने पापा की बगावत करके सारी प्रॉपर्टी छोड़कर मेरे पास आ गई। मेरे पास सिवाय इस बंगले के कुछ भी नहीं था, वो भी तुम्हारे नाम पर था। अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी में नहीं आगे बढ़ सकता था। आनंद आगे बोलता है, मैंने उन गुंडों को कहा था कि तुम्हें उस बंगलों को दीवार में बनाकर चुना दे, ताकि वह तुम्हारी लाश मिलेगी ना तुम्हें गायब होने की कोई खबर। मुझे क्या पता था कि इस तरह तुम आत्मा के रूप में भटकती नजर आओगी। मैंने बहुत सारे लोगों को इस बंगलों के बेचने की कोशिश की, पर तुमने सबको डरा भगा दिया। उसी समय विमलेश डीलर से मिलने गया था मकान किराए पर लेने। मैंने विमलेश और डीलर की बातें सुन ली थी। मैंने जानबूझकर बंगले में दाम
दाम सस्ता कर दिया था ताकि विमलेश से सस्ते बंगले के बारे में पता चल जाए और वो बंगला खरीद ले। मैंने जैसे सोचा था वही हुआ। विमलेश ने सस्ता समझ के बंगला खरीद लिया और मुझे मेरे पैसे मिल गए। जैसे ही सोचा था वैसे ही हुआ। विमलेश ने सस्ता बंगला खरीद लिया और मुझे मेरे पैसे मिल गए। आनंद कहता है। रिद्धिमा आनंद के मुंह से अपने ऐसी बातें सुनती है तो क्रोधित हो जाती है और उसके निजी शरीर को उठा उठा कर उछालने लगती है। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। पंडित जी रिद्धिमा की आत्मा को शांत कराते हैं और कहते हैं, इसे मार कर तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा। मुझे पुलिस के पकड़वा देते हैं। इसके साथ जो करना होगा पुलिस करेगी। कहती है, नहीं, जिसने मेरी जिंदगी की वैल्यू नहीं समझी उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो इससे सच्चा प्यार किया था। इसने इसने मेरी दौलत के लिए मुझे प्यार किया था। मेरे पापा ने कितना मुझे समझाया पर मैं इसके प्यार में अंधी हो गई थी। इसके साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाकर पर नहीं पता था कि इसके लिए मैं अपने अपनों को ठुकरा रही हूँ, वो मेरे साथ ऐसा करेगा। अपनी गलती के लिए सजा मुझे इसे खुद ही देना पड़ेगा। और वह आनंद को पटक पटक कर मार डालती है। पंडित जी कहते हैं, अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना, अब जाओ, मुक्त हो जाओ। धरती की मोह माया और बंधक को छोड़कर अपने मिट्टी लोग पे वापस लौट जाओ। इस घर को छोड़ दो और यहाँ के रहने वाले लोगों को सभी बख्श दो। रिद्धिमा की आत्मा वहाँ से निकल जाती है और हवा में वहील हो जाती है। पंडित जी कहते हैं, वह बंगला और आसपास के एरिया रिद्धिमा के साहिब से दूर हो चुका है और आप लोग अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं, किसी का डर भय के बिना। अब सभी को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। हम किसी लालच में आकर किसी और की जिंदगी क्यों बर्बाद करें। अपनी मेहनत से हम कुछ भी कमा सकते हैं पर किसी और को छीनने के लिए हम उसे मार तो नहीं सकते ना। जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल मिल सकता है। आनंद ने जैसा किया उसको वैसा सजा मिली। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।